गाइस, हम लोग देखते हैं कि रेड क्लिफ लाइन क्या है और अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ जुड़ती है उसका इतिहास क्या है। सबसे पहले हम लोग ध्यान दें कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल प्रस्तुत किया गया था जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहलाया और अंततः 16 जुलाई 1947 को यह विधेयक पारित हो गया। अब एक ये कानून था जिस कानून में ये कहा गया था कि ब्रिटेन भारत को 15 अगस्त 1947 तक स्वतंत्र कर देगा, यानी ब्रिटेन अपना शासन अब भारत में समाप्त कर देगा। अब एक महीने का ये मात्र समय बचा था। 16 जुलाई को वहाँ पर ये पारित हुआ, कानून बना और इसे 15 अगस्त तक लागू किया जाना था। जैसा कि मालूम है कि भारत का जो विभाजन हुआ लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार हुआ था, जो अंतिम वायसराय थे भारत में। इस विधेयक के द्वारा अब ये भी तय हो गया कि एक नया इस्लामिक देश पाकिस्तान बनेगा। तो जो मुस्लिम बहुल इलाके थे उनका पाकिस्तान में जाना बिल्कुल तय था। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि 92% पॉपुलेशन जो है, जो मुस्लिम्स आबादी थी, वो बलूचिस्तान प्रांत में थी। सिंध में 73% आबादी मुस्लिम थी। तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं था कि ये दोनों क्षेत्र पाकिस्तान में जाने थे। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में भी अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम ही थी, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं थी। ये लोग पाकिस्तान समर्थक थे नहीं, ये एक्चुअली भारत में मिलना चाहते थे। इन्होंने यहाँ के अधिकांश लोगों ने, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खां जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे, उनकी पार्टी जो खुदाई खिदमत गार्ड थी वो भारत के विभाजन के विरुद्ध थे। यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया, लेकिन ये तय हो चुका था कि ये जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वो पाकिस्तान में जाएंगे। समस्या अब खड़ी हुई उन इलाकों के बारे में जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी बहुत अधिक नहीं थी। पंजाब और बंगाल दो बड़े राज्य थे जहां की आबादी में मुसलमानों की संख्या अधिक तो थी, लेकिन बहुत अधिक नहीं। हमारे देश में भी पंजाब का इलाका और पाकिस्तान में भी। तो हमारे देश में जो पंजाब के इलाके थे उनमें आज का पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ के सेक्शन शामिल थे और उस तरफ के पंजाब में एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। और इस पंजाब में मुस्लिम आबादी थी 56%। ध्यान दीजिएगा, 56%। और लगभग यही स्थिति यहाँ पर बंगाल में थी। बंगाल भी एक बहुत बड़ा स्टेट था, और लेकिन यहाँ भी आबादी 55% मुसलमानों की थी। तो अब समस्या यहाँ थी पंजाब में और बंगाल में कि विभाजन किस प्रकार किया जाए। तो इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन जो अंतिम वायसराय थे भारत में, अंग्रेज अंतिम वायसराय थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई, एक आयोग बनाया। लेकिन अब दो फ्रंट पर यह तय किया जाना था और समय बहुत ही कम था, क्योंकि 15 अगस्त एक डेडलाइन था और 15 अगस्त से पहले ये तय किया जाना था कि पाकिस्तान में वो कौन कौन से इलाके शामिल होंगे। इसलिए माउंटबेटन ने आयोग की स्थापना की, जिसे सीमा आयोग, बाउंड्री कमीशन कहा गया। अब चूंकि आयोग को इधर भी ध्यान देना था और इधर भी ध्यान देना था, यानी बंगाल में भी और पंजाब में भी, इसलिए आयोग को दो भागों में बांट दिया गया। दो आयोग बने, एक को दायित्व दिया गया बंगाल में सीमा के निर्धारण के लिए और दूसरे को दायित्व दिया गया पंजाब में सीमा के निर्धारण के लिए। अब ध्यान देना, इन दोनों आयोगों के संयुक्त अध्यक्ष जो थे ना, वो सर सिरिल रेडक्लिफ महोदय थे। और इस आयोग में 8 सदस्य थे, जिनमें से 4 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 4 मुस्लिम लीग से शामिल थे। ये ज्वाइंट बॉर्डर कमीशन था, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और उसके अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ। इस आयोग ने बहुत तेजी से कार्य किया और लगभग 12 अगस्त तक वे इस निर्णय पर पहुंच चुके थे कि कौन सा इलाका पाकिस्तान में जाना है। यानी वो अंतिम निर्णय कर चुके थे 12 अगस्त 1947 तक, क्योंकि 14 अगस्त को एक नया मुल्क पाकिस्तान बना और उसके पहले यह तय किया जाना बहुत जरूरी था कि वो कौन से इलाके होंगे जो पाकिस्तान के अंतर्गत जाएंगे। तो जब ये बातें तय हो गई और उसके पश्चात 14 अगस्त 1947 को एक नया मुल्क पाकिस्तान ने जन्म लिया और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। आधा भारत टूट चुका था, उसका विभाजन हो चुका था। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि रेडक्लिफ की अध्यक्षता में जो सीमा आयोग गठित की गई थी, जिसने बंगाल और पंजाब में विभाजन को तय किया था,
लेकिन यहाँ के निवासियों के सामने एक विकट समस्या थी, उन्हें ये पता ही नहीं था कि वो आखिर किस देश में है, वो भारत में है या पाकिस्तान में। जो सीमावर्ती इलाके के लोग थे उस दिन तक उन्हें पता नहीं था। पाकिस्तान में जो लोग थे वो अपने आप को भारतीय कहते थे, और भारतीय क्षेत्र में जो लोग थे उनको लगता था कि शायद ये क्षेत्र भी पाकिस्तान में गया हुआ। लोगों के बीच ये असमंजस की स्थिति थी। इसीलिए विधिवत रेडक्लिफ आयोग की सिफारिश को आधिकारिक रूप से घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा वो तारीख है 17 अगस्त 1947। यह बताने के लिए आवश्यक था कि कौन कौन से इलाके पाकिस्तान में गए और वो कौन कौन से इलाके हैं जो भारत में रह गए। तो 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ महोदय की अध्यक्षता वाली जो बॉर्डर कमीशन थी उसने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की थी, जो यह स्पष्ट करने के लिए था कि कौन कौन से इलाके नए मुल्क पाकिस्तान में जाएंगे। तो तरफ सिंध का जो इलाका है वो यहाँ से लेकर लगभग हाफ राजस्थान तक मौजूद है, तो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं था कि वो इलाके पाकिस्तान में जाएंगे। समस्या मेन थी पंजाब के सेक्शन में जो इस दूरी तक है, पंजाब और कुछ राजस्थान के क्षेत्र उसमें शामिल थे। तो यही जो क्षेत्र था ना, इसी का सीमा निर्धारण रेडक्लिफ की अध्यक्षता वाली सीमा आयोग ने की थी, और इस लाइन को कहा गया, यहां से यहां तक जो लाइन है इसे कहा गया रेडक्लिफ लाइन। और ध्यान रहे सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि इस डायरेक्शन में ये जो सीमा है ये भी रेडक्लिफ लाइन ही कहलाती थी 71 से पहले, 1971 से पहले, क्योंकि 1971 में यह एक नया मुल्क बांग्लादेश बन गया जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। लेकिन उससे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि भारत के पश्चिम में भी रेडक्लिफ लाइन मौजूद थी, और भारत के पूर्वी डायरेक्शन जो पूर्वी पाकिस्तान था यहाँ भी रेडक्लिफ लाइन मौजूद थी। सामान्य अवधारणा क्या बनती है जब हम लोग अध्ययन करते हैं, तो रेडक्लिफ लाइन का मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान। तो भैया ध्यान रखना पाकिस्तान ये भी था, पाकिस्तान ये भी था, तो ये दो तरफ रेडक्लिफ लाइन मौजूद थी। अभी तक ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जो ना भारत में मिला था ना पाकिस्तान में मिला था। इतिहास में हमें ये देखना होगा कि कश्मीर का मुद्दा क्या है। जब देश आज़ाद हुआ तो कश्मीर जो रियासत थी वहाँ पर 75% उस समय मुस्लिम आबादी निवास करती थी, और 25% पॉपुलेशन जो हिंदू और सिख कम्युनिटी का था। यहाँ के राजा हरि सिंह थे। उन्होंने यह तय किया था कि जम्मू कश्मीर न भारत में मिलेगा न पाकिस्तान में, बल्कि एक स्वतंत्र देश के रूप में यह कायम रहेगा। किंतु आज़ादी के तुरंत बाद ही 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी फौज ने स्थानीय कबायलियों के भेष में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। महाराजा हरि सिंह को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने भारत से मदद मांगी थी, लेकिन भारत ने एक शर्त रखी कि पहले अपनी रियासत का भारत में विलय करे, उसके पश्चात ही भारत उसे मदद करेगी। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसके पश्चात भारतीय फौज श्रीनगर में उतरी, तब जाकर उन्होंने पाकिस्तानी घुसपैठियों को, वहाँ के सैनिकों को वहाँ से खदेड़ना आरंभ किया। तो ये जो समस्या शुरू हुई, इसके पश्चात यूएनओ का इंटरवेंशन हुआ। यूएनओ ने दोनों के बीच सीज फायर करवाया। तो जहां पर ध्यान रखिए, जहां पर भारत और पाकिस्तान की सेना मौजूद थी और युद्ध विराम लागू किया गया, तो वो नियंत्रण रेखा जिसे हम आज कहते हैं वो उस समय युद्ध विराम रेखा कहलाया। सीज फायर लाइन उसे कहते हैं। वो ये लाइन है जहां पर यह युद्ध समाप्त हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, उसे कहा गया सीज फायर लाइन, युद्ध विराम रेखा। काफ़ी समय तक यही नाम चलता रहा। 1972 में जब सिमला अकॉर्ड, सिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 में, तो इसका पुनर्निर्धारण किया गया। इसका नामकरण हुआ LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। यानी 1972 से ये जो पहले सीज फायर लाइन थी, अब इसे कहा गया नियंत्रण रेखा, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर हम लोग अब थोड़ा सा देखें जो भूगोल, ज्योग्राफी से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो सीमा रेखा मौजूद है यहाँ पर हुआ, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, और ये हुआ नियंत्रण रेखा LOC है। और इन दोनों के मध्य में जो सेक्शन है जो हमने यहाँ पर बताया हुआ है, ये है वर्किंग बॉर्डर, कार्यरत सीमा। तो ये तीन प्रकार की सीमा रेखा है।
हमारे और पाकिस्तान के बीच, और यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है वही रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। उसे ही हम लोग कहते थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। और ये रेड क्लिफ लाइन ना सिर्फ इधर थी बल्कि वो रेड क्लिफ लाइन इधर भी थी, चूँकि इधर पूर्वी पाकिस्तान था। अब कुछ जो फैक्ट्स है उस पर हम लोग ध्यान दीजिएगा कि दो नदी एक प्राकृतिक सीमा रेखा का कार्य थोड़ी दूरी तक करती है। यहाँ पर अमृतसर जिले में रावी नदी कुछ दूरी तक बिल्कुल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसके पैरेलल बहती है, तो कुछ दूरी तक वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है अमृतसर जिले में रावी नदी। फिर थोड़ा सा साउथ आते हैं तो यहाँ पर फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में सतलज नदी कुछ दूरी तक सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो दो नदियों के बारे में हमें ध्यान रखना है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कुछ दूरी तक बनाती है, एक रावी है और दूसरी सतलज नदी जो पंजाब में है। ठीक है, अब आगे अब सरक्रीक का मामला देखते हैं। ये जो गुजरात का सेक्शन है ना, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ ताकि आप समझने में आसानी हो। ये जो गुजरात का इलाका है, चलिए देखिए, ये जो गुजरात का जो सेक्शन है यहाँ पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, ये कच्छ का इलाका है। ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, ये कच्छ का इलाका है। ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये मैं डॉट 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 कर रहा हूँ, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये जो सीमा रेखा आप देख रहे हो ना, ये वाली है। क्रीक के बारे में हम लोग पहले समझ लें कि महासागरों का वह संकीर्ण जलीय भाग जो स्थल में अंदर तक प्रवेश किया हुआ होता है उसे हम क्रीक कहते हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखिए, यहाँ पर मैं पहले डॉट डॉट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस चित्र को आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पर ये जो सरक्रीक है वो यहाँ पर है। इसे मैं रेड कलर से कर दूँ ताकि आप समझ सकें अच्छी तरह। ये यहाँ पर सरक्रीक मौजूद है। ठीक है, जो काफ़ी अंदर तक है। मामला क्या है, मुद्दे क्या है? पाकिस्तान कहता है कि ये जो सरक्रीक है एक झील है, लेक है, और यह दोनों देशों के मध्य अवस्थित है। इधर पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है, यहाँ पर इंडिया है, इसलिए इस झील पर दोनों का अधिकार होना चाहिए। लेकिन भारत का तर्क है कि यह झील नहीं बल्कि ये दलदल है, ये एक वेटलैंड है, इसलिए यह पूरी तरह जो अधिकार है वो भारत के हक में वो बनता है। इसलिए भारत का ये तर्क है कि ये पूरा क्षेत्र भारत का है, इस पर पाकिस्तान का हक नहीं है। इस सरक्रीक का जो पूरा क्षेत्रफल है, तो यहां पर मैं लिखते चलूं, इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, ठीक है, वो 20,720 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, ये जो एरिया है ना इसका, ये 20,720 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो सरक्रीक और इसके आसपास का जो पूरा एरिया है। पाकिस्तान का दावा है कि 9,065 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उसका है। ये पाकिस्तान दावा करता है इतने क्षेत्र का, और वो ये भी कहता है कि वर्तमान जो सीमा रेखा मौजूद है वो गलत है। तो अब हमें ये देखना है कि वो सीमा रेखा है क्या। सामान्यतः जैसा कि मालूम है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहीं से प्रवेश किया है। तो ठीक उसके ऊपर अगर यहाँ पर मैं मान लूँ कि 23.5 डिग्री यहाँ से क्रॉस किया है, तो ठीक मान के चलिए आप यहाँ पर ये 24 डिग्री, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये यहाँ से क्रॉस की है। वर्तमान में जो सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच, वो इस 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे 24 डिग्री पैरेलल लाइन भी कहते हैं, इससे 27 किलोमीटर ऊपर है। इसके जो ऊपर साइड भी जाएंगे तो 27 किलोमीटर ऊपर हम लोग गए तो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये रेखा यहाँ पर क्रॉस करती है, जो 24 डिग्री पैरेलल लाइन से 27 किलोमीटर ऊपर की ओर है। पाकिस्तान का तर्क है कि 24 डिग्री जो पैरेलल लाइन है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और वो कहता है कि भारत 27 किलोमीटर पीछे हटे क्योंकि ये क्षेत्र हमारा है। तो विवाद यहीं पर है। भारत इसे मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, और आज जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये 24 डिग्री जो पैरेलल लाइन है इससे 27 किलोमीटर ऊपर है। तो ये हो गया किसका मामला, सरक्रीक का मामला। अब थोड़ा सियाचिन के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, सियाचिन के पहले भौगोलिक जो क्षेत्र है उस पर हम लोग गौर करें। यहाँ पर जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये वाला सेक्शन यहाँ पर सियाचिन का इलाका है। ये वाला सेक्शन, ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पे सियाचिन मौजूद है। तो अब ये सेक्शन जो है वो पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर जो लद्दाख का इलाका है वहाँ और यहाँ के बिल्कुल बॉर्डर है। ये जो सियाचिन है ना, ये वर्तमान में लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत लेह डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ये ट्रांस हिमालयन सेक्शन है, काराकोरम रेंज पर ये मौजूद है। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है वहाँ पर ये मौजूद है। तो सबसे पहले जो उससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं तो उस पर पहले हम लोग ध्यान दे लेते हैं। सियाचिन जहाँ पर है वो समुद्र तल से 5,753 मीटर की ऊंचाई पर है। इस हाइट पर जाड़े के दिनों में -50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नीचे गिर जाता है। इतनी वहाँ ठंड रहती है। उस एरिया की मैं बात करूं तो इसका जो पूरा क्षेत्रफल है लगभग 2,500 वर्ग किलोमीटर में यह सियाचिन ग्लेशियर फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई है ना वो 76 किलोमीटर है। अगर इंदिरा कॉल से मैं इसे देखूं, इंदिरा कॉल से अगर इसकी माप की जाती है तो 70 to 72 यानी 70 से 72 किलोमीटर इसकी लेंथ या लंबाई मौजूद है। और इसकी चौड़ाई की बात करूं तो 2 से 8 किलोमीटर तक सियाचिन ग्लेशियर चौड़ा है, यानी लंबाई 76 और चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर। पहले भौगोलिक स्थिति आप अच्छी तरह समझ लें। इसी सियाचिन ग्लेशियर में साल्टोरो रेंज भी है जो इसके मध्य भाग में मौजूद है। एक्चुअली वो भी काराकोरम श्रेणी का ही एक पार्ट है जो साल्टोरो रेंज है, एक पर्वतीय सेक्शन है। सियाचिन ग्लेशियर से मैं पहले जो फैक्ट्स है उसे बता दे रहा हूँ, आप इसे समझ लें। सियाचिन ग्लेशियर से ही एक नदी निकली है जिसका नाम है नुब्रा नदी। ध्यान रखिएगा, उसका नाम है नुब्रा नदी। जो भी सियाचिन ग्लेशियर में सैनिक तैनात है वहां जाने का मार्ग नुब्रा नदी घाटी से होकर ही वहां पे जाती है। ये जो नुब्रा नदी है ना, जो सियाचिन से निकलती है आकर श्योक नदी से मिल जाती है। ठीक है, यानी श्योक की ट्रिब्यूटरी जो सहायक नदी हो गई वो कौन हो गई? नुब्रा नदी। या हम कह सकते हैं कि नुब्रा नदी किससे मिलती है? श्योक से। अब श्योक नदी जाकर के मिलती है सिंधु नदी से। ठीक है, तो सिंधु की ट्रिब्यूटरी क्या हो गई? श्योक। नुब्रा मिलती है श्योक से, श्योक मिलती है सिंधु से। ये भौगोलिक चीज आप याद रखेंगे जो सियाचिन के सेक्शन में मौजूद है। तिब्बती नक्शे में नुब्रा का जो नाम मिलता है यारमा, इसी का जो नाम है, ध्यान देना, यारमा त्सांगपो। ये नुब्रा नदी का ही नाम है तिब्बती भाषा में, यारमा त्सांगपो, आधा तो त्सांगपो नुब्रा का। तो फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि नुब्रा नदी श्योक से, श्योक सिंधु नदी से मिलती है। यह भौगोलिक स्थिति है सियाचिन ग्लेशियर की। तो 3 दर्रे भारत के अधिकार क्षेत्र में है, वो है गेसरब्रूम, बिलाफोंडला और साल्टोरो। ये 3 दर्रे हैं जो सियाचिन ग्लेशियर के पास मौजूद है। वो तीनों भारत के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है ना। इसके पास पश्चिम की ओर एक दर्रा है ग्योंगला दर्रा, ग्योंगला दर्रा, इस पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। ठीक है, तो ये जो 4 दर्रे हैं जो सियाचिन के इलाके में मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं? गेसरब्रूम, बिलाफोंडला और साल्टोरो। और इन तीनों दर्रों पर भारत का नियंत्रण है और एक दर्रा ग्योंगला दर्रा, इस पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। जैसा कि मालूम है कि सियाचिन जिस हाइट पर है ये दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला बैटलफील्ड है, रण क्षेत्र है। समस्या की शुरुआत हम लोग देखें ये कब और कैसे क्रिएट होता है। 1984 में 1984 में पाकिस्तान ने लगभग 70 विदेशी पर्यटकों को जो पर्वतारोही थे उन्हें अनुमति दे दी थी कि काराकोरम के पास ही, चूंकि आप ध्यान रखना कि सियाचिन के बिल्कुल पास से ही काराकोरम रेंज मौजूद, क्योंकि वो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही सियाचिन मौजूद है। तो काराकोरम जो राजमार्ग है जो पाकिस्तान को चीन से कनेक्ट करता है, सिंगजियांग प्रांत जो चीन का है और पीओके के मध्य ये जो काराकोरम सड़क मार्ग है इसके काफ़ी पास से वो क्रॉस की है।
और ये भी मैं बता दूं कि सियाचिन ग्लेशियर के पश्चिम में अगर हम लोग बढ़ते हैं साल्टोरो रेंज के थोड़ा सा आगे, तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो K2 गार्डविन ऑस्टिन है वो वहां पर मौजूद है, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई मालूम होगा 8611 मीटर है। और यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो सियाचिन से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद है। अब यहाँ पर पाकिस्तान ने जब विदेशी पर्वतारोहियों को जाने की अनुमति दी, उससे उन्हें आमदनी भी अच्छी खासी हुई थी। इसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ जापानी पर्वतारोहियों को उन इलाकों में जाने की अनुमति दे दी जो भारतीय नियंत्रण में थे। भारत ने इसका कड़ा प्रतिवाद किया, इसका विरोध किया, पाकिस्तान के सामने इस पर नाराजगी जाहिर की। तो बदले में पाकिस्तान ने सियाचिन के साल्टोरो क्षेत्र में एक सैन्य चौकी स्थापित कर दी और निरीक्षण केंद्र बना दिया। अब भारत के सामने यह विकट समस्या थी कि अब इस क्षेत्र को कैसे इन पाकिस्तानी घुसपैठियों से बचाया जाए। इसके लिए अब भारत सरकार ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत आरंभ किया, जिसका मकसद था कि पाकिस्तानी सेना और वहां पर जो पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं उन्हें खदेड़ना। और तब से भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन एक मुद्दा बना हुआ है, जिस पर पाकिस्तान भी दावा करता है। हमारे लिए वो बहुत ही सामरिक महत्व का है, क्योंकि जिस हाइट पर वो सियाचिन है वहाँ से हम उसके जो काराकोरम राजमार्ग हैं उस पर हम निगरानी रखने में सक्षम हो चुके हैं। इसलिए सियाचिन में तमाम कष्टों के बावजूद भी हमारी सेना देश की गौरव को बनाए हुए हैं और उन्हें हमारा सलाम है। थोड़ा सा मैं अफ़गानिस्तान के बारे में चर्चा कर दूँ। गाइज़, आप यहाँ पे ध्यान रखना कि अफ़गानिस्तान की जो सीमा हमारे देश के साथ लगती है, क्योंकि हमारी मान्यता क्या है कि संपूर्ण लद्दाख का इलाका हमारा अंग है। अब अफ़गानिस्तान की सीमा पर आप फोकस करें, जो 106 किलोमीटर लंबी ये सीमा रेखा है, ये रेखा मिलती है पाक अधिकृत कश्मीर से। जिस इलाके पर पाकिस्तान ने कब्जा जमाया हुआ है उस इलाके से अफ़गानिस्तान की सीमा टच कर रही है। ये जो सीमा रेखा आप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, 1893 में ये डुरंड लाइन निर्धारित की गई थी जो अफ़गानिस्तान और भारत के बीच था। 1919 में इसका पुनर्निर्धारण किया गया। तो अब चूंकि पाकिस्तान एक नया देश 1947 में बन चुका है, तो डुरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है, लेकिन यह रेखा यहाँ भी है। चूंकि हम भी मानते हैं कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, तो यहाँ पर डुरंड रेखा का ही विस्तार हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में मौजूद है। ध्यान देना गाइस कि मैंने जो कुछ यहाँ पर आज इस सेशन में बताया, मेरे शब्दों को आप थोड़ा पॉज करके आप लिखने का प्रयास करें। अगर मैं बताऊं भी और लिखूं भी तो हमारे वीडियोस काफ़ी लंबे हो जाएंगे, उसमें समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए मेरा ये पूरा प्रयास है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। बाकी चीज़ें तथ्यात्मक हैं, वो आप कहीं से भी लिख सकते हो, यहाँ से भी आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। इसलिए आप ये पूरा प्रयास करें, इसे समझ लें। ये सेशन आज मैं यही रोक रहा हूँ। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करने में झिझक रहे हो। अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ हमें पल्ले पड़ रहा है, कुछ नई जानकारी मिल रही है, कुछ मैं सक्षम हो रहा हूँ नई चीज़ों को जानने में, वही संकोच ना करो। आपके लिए मैं समर्पित हूँ। जो भी नई चीज़ें आएंगी वो आपको मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। बस आप लोग आराम से घर में बैठ के पूरी चीज़ों का अवलोकन करें, अध्ययन करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहें, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।